आज हम लोग अपने चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के अंदर एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है ये हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में जान चुके थे, लेकिन आज हम लोग डेमोक्रेसी का फीचर्स डिस्कस करेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी का क्या क्या खासियत है, इसका क्या क्या खास बात है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से बोल दो या फिर फीचर्स बोल दो, दोनों का मतलब सेम है या फिर एडवांटेज भी आप बोल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस पूरे क्लास 9th के सिविक्स में आपको किसी न किसी एक कंट्री का एग्जाम्पल दे के समझाया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन मेन टॉपिक तो आ गया आपका फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक कौन सा है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के केस के बारे में कि आखिर पाकिस्तान का किस प्रकार का पहले सिस्टम था। देखिए लिखा हुआ है, इन पाकिस्तान बिफोर 1999 यानी कि 1999 के पहले तक देयर वाज डेमोक्रेसी। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ना हर एक चीज़ आप बारीकी से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पहले बात को यहाँ पे दो चीज़ जानने को मिलेगा। पहला ये कि पाकिस्तान में कैसा सिस्टम था पहले, और दूसरा बात ये कि फीचर्स भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का फीचर्स जो है ना यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया है, वो एग्जांपल दे के बताया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान में 1999 के पहले तक जो था वो डेमोक्रेसी था, लेकिन इसके बाद इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो 1999 तक डेमोक्रेसी वहाँ पे था। उसके बाद बट इन अक्टूबर 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप। He overthrew a democratically elected government, Nawaz Sharif, and declared himself the chief executive of the country. देखिए पाकिस्तान का ना एक पूरी तरीके से मतलब कि उसका हमेशा से ऐसा नियम रहा है कि वहाँ पे मिलिट्री का जो हेड होता है ना वही पाकिस्तान को रूल करता है। ये पहले हुआ करता था, अभी हाल तो फिलहाल पाकिस्तान का थोड़ा सा सुधर भी गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यह बात हो रहा है अक्टूबर 1999 का। उस समय पे जनरल परवेज मुशर्रफ, हालांकि नाम था उनका परवेज मुशर्रफ, ये जनरल क्यों लग गया, क्योंकि वो मिलिट्री में एक बहुत ही बड़े पद पे था। जैसे आप देखते हैं जनरल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कैप्टन, इस प्रकार का पोस्ट होता है, तो वही यहाँ पे वो जनरल थे, ठीक है। तो वो आर्मी में, पाकिस्तान के आर्मी में वो एक जनरल थे, और जनरल बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है। तो अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है एक मिलिट्री यानी कि पूरे मिलिट्री को वो लीड कर रहे थे। पाकिस्तान का जो मिलिट्री था उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको वो लीड कर रहे थे, मतलब कि एक पूरा आर्मी है उसका कोई लीडर तो होगा ना, है ना, तो वो लीड कर रहे थे। उसके बाद ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नवाज शरीफ एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ को लगा ना कि यहाँ पे जो सिस्टम अभी गवर्नमेंट का है वो अच्छी तरीके से पाकिस्तान को नहीं चला पा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ वहाँ के उस समय पे वो प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। जिस समय के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है उस समय पे प्रधानमंत्री कौन था पाकिस्तान का, नवाज शरीफ। और ये जो नवाज शरीफ थे ना, ये प्रधानमंत्री अपने से नहीं बने थे, लोगों ने वोट देकर इनको प्रधानमंत्री बनाया था, जिस प्रकार से हमारे भारत में सिस्टम चलता है, ठीक है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ को लगा ना कि ये नवाज शरीफ प्रधानमंत्री तो है, लोगों ने इसको वोट दिया है तो जाके प्रधानमंत्री बना है, लेकिन फिर भी ना ये पाकिस्तान को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा है। तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ को लगने लगा कि ये पावर अब हम अपने हाथ में ले लें, और वो आसानी से ले भी सकता था क्योंकि मिलिट्री का पूरा सपोर्ट उनके पास है ना। अब वो जो कह दे एक बार मिलिट्री को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मिलिट्री का लीडर था और जनरल था। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देता है अब पाकिस्तान का। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब एक होता है एग्जीक्यूटिव का मतलब जो नियम कानून पूरी तरीके से देखता है, पालन वालन करवाता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे इन्होंने अपने आप को रख लिया पाकिस्तान में, ठीक है। आगे लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और बाद में जाके ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बनते हैं, कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। लेकिन उस समय पे प्रधानमंत्री फिलहाल कौन था, नवाज शरीफ। क्या उनको हटा दिया गया, बिल्कुल उनको हटा दिया गया, और पूरा पाकिस्तान का जो कमांड था इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और बाद में जाके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ
5 ईयर एक्सटेंशन। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है एक तरीके से घोषणा कर देना, लोगों के सामने ये पूरी तरीके से बता देना कि आगे चल के जो आपका कंट्री होगा वो हम ही संभालेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम जारी किया, मतलब ये घोषणा पत्र जारी किया। उसमें ये लिखा हुआ था कि आने वाले 5 साल तक इस फिलहाल पाकिस्तान को हम चलाएंगे, ठीक है। आगे उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on malpractices and fraud। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना जो पाकिस्तानी मीडिया थे उस समय पे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वैसे लोगों का ग्रुप जो कि आम आदमी के आवाज़ों को उठाता है ना, वो हो गया। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट का मतलब होता है वो लोग जो कि डेमोक्रेसी के बारे में हर बार कुछ ना कुछ नया नया चीज़ वो लोग इन्वेंट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भारत में यदि सिस्टम खराब तरीके से चल रहा है तो आवाज़ उठाने के लिए क्या हर एक आदमी रोड पर उतरते हैं? नहीं, कुछ लोग ही उतरते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। तो इन सारे लोगों ने, यानी कि जो जिम्मेदार लोग थे, जो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन थे पाकिस्तान के, उन सभी ने कहा कि नहीं, ये जो आप तरीका आजमा रहे हैं ये गलत तरीका है। अच्छा जरा एक बात बताइए, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को लोगों ने चुना था? नहीं चुना था, है ना। वो तो अपने आप उनको हटा के नवाज शरीफ को अपने आप वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। तो वही कहा गया है कि इन सारे लोगों ने, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये जो आपका रेफरेंडम था वो माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पे बेस्ड है। मतलब कि आपने ना ही चुनाव लड़ा, ना ही लोगों का सहमति लिया आपने, और आप पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गए। ये थोड़ा सा आप गलत तरीके से बन गए हैं। लोगों ने उसका क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब चूंकि ये खुद क्या बन चुके थे, प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करके एक उन्होंने कह सकते हैं कि अर्जी डाला, और उस अर्जी में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा जाए, यानी कि उसमें कुछ ऐड किया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारने के लिए, यानी कि उसमें संशोधन करने के लिए उन्होंने क्या इशू किया था? तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बिल या फिर एक ऑर्डर पास किया था, उसका नाम उन्होंने रखा था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा जाता, उसको उसमें संशोधन किया जाता। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। और उस ऑर्डर के तहत, कौन सा ऑर्डर? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पहली बात तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। और उस ऑर्डर के तहत अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे? नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो होते हैं, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का मतलब समझिए, नेशनल असेंबली का मतलब लोकसभा राज्यसभा जो हमारे भारत में है, ठीक है। और प्रोविंशियल असेंबली का मतलब विधानसभा जो हर एक स्टेट में होता है, ठीक है। तो अब चूंकि संविधान में ही संशोधन किया जा रहा है, संविधान में ही संशोधन किया जा रहा है, और उसमें ये ऐड किया जा रहा है कि अब प्रेसिडेंट के पास यह पावर रहेगा कि वो जब चाहे तब लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट असेंबली को भंग कर सकता है, मतलब कि उसको पूरी तरीके से रोक सकता है। ये किसके हाथ में पावर होगा? प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होगा। ऐसा संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस नियम को लागू हो जाने के बाद नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों में इलेक्शन हुए, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा। जैसे लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? हमारे एमपीज लोग। और हमारे इसमें विधानसभा में कौन लोग बैठते हैं? एमएलए बैठते हैं हमारे, है ना। तो स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान में चुनाव किया गया, यानी कि इलेक्शन वहाँ पे हुआ। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। देखिए यहाँ पे सिविलियन कैबिनेट का मतलब यहाँ पे क्या है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। फिलहाल अभी तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, और सुधार करने के साथ साथ उसमें यह बताया गया कि अब प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि वो जब चाहे तब स्टेट असेंबली और नेशनल असेंबली को रद्द कर सकता है, यानी कि उसको डिसमिस कर सकता है, ठीक है। और दूसरा बात, उसके बाद ही क्या हो गया? पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया। इलेक्शन हुआ, जैसे इलेक्शन होता था वैसे इलेक्शन हुआ। लेकिन जितने भी सारे लोग
नेशनल असेंबली में जाके बैठे, जितने भी एमपीज थे जिन्होंने भी चुनाव जीता वो जाके नेशनल असेंबली में बैठे, और जितने भी एमएलएज थे वो कहाँ पे बैठेंगे, स्टेट असेंबली में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे ना पूरी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा नज़र रखा जाता था, सुपरवाइज किया जाता था। मतलब कि एक तरीके से जैसे हमारे इंडिया का लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पे अंदर में क्या काम चल रहा है उस हाउस के अंदर, पार्लियामेंट्री हाउस हम लोग कहते हैं बेसिकली, उसके अंदर क्या काम चल रहा है, क्या नियम कानून बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसके ऊपर नज़र रखने का काम किसका होता है, स्पीकर का होता है, जो लोकसभा या फिर राज्यसभा में बैठे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे नज़र रखने का काम कौन कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान का ये एक तरीके से सिक्योरिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो अब ज़रा बताइए, सोचिए कि वहाँ पे सारे हमारे एमपीज एमएलए चुन के बैठे हुए हैं, इलेक्शन जीते हैं, लोगों ने उनको चुना है और वहाँ पे जाके वो बैठे हुए हैं, लेकिन नज़र रखने का काम किसका है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दे दिया। लेकिन वहाँ पे जिम्मेदारी होना चाहिए किसका, स्पीकर का होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, और इसको डोमिनेट कौन करते थे, मिलिट्री ऑफिसर करते थे। मतलब कि मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी आ चुका था कि इस दोनों हाउस पे, राज्यसभा लोकसभा हाउस पे नज़र रखो कि यहाँ के एमपीज बैठ के अंदर में क्या कर रहे हैं, कुछ गलत नियम तो नहीं निकाल दे रहे हैं, कुछ अलग सलत काम तो नहीं कर दे रहे हैं। ये उनका वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स का ड्यूटी लगा दिया गया कि तुम नज़र रखे रहो इस पे। ठीक है, आगे, पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। अब जरा देखिए ध्यान से, चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो हुआ, इसके साथ ही साथ जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो हमारे एमपीज एमएलए जिन्होंने चुनाव को जीता, उनके पास कुछ पावर होता था। ठीक है, और ऑब्वियसली बात होता भी है पावर उनके पास, लेकिन बट द फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। लेकिन फाइनल पावर जो होता था ना, जैसे सपोज कीजिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा नेशनल असेंबली है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा होता है, उसमें हमारे एमपी जाके बैठेंगे, और स्टेट असेंबली जिसको हम लोग हिंदी में विधानसभा कहते हैं, उसमें हमारे एमएलए जाके बैठेंगे। वहाँ पे नज़र रखने का काम, डिसीजन जो बनेगा उसके ऊपर हाल चाल पूछना, सबका राय विचार लेना काम होता है स्पीकर का। लेकिन उस पर नज़र रखने का काम किस पे कौन कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कर रहा है कि भाई तुम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब चूंकि भाई एमपी है, एमएलए है, उनके पास अपना कुछ पावर होता है ना। वो चाहे तो नियम कानून निकाल सकता है या फिर कुछ बना सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन वो एमपीज एमएलए केवल एक तरीके से मुखौटे के तौर पे था, कठपुतली के तौर पे था। अभी भी फाइनल पावर जो था वो मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में था और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक तरीके से तो हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो जो इलेक्शन हुआ था वो बेसिकली एक दिखावट ही था। हालांकि असल पावर तो किसके हाथ में है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि प्रेसिडेंट है, और आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास था। ठीक है, उसके बाद सो इन पाकिस्तान people may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives are not really the rulers। पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे एमपीज एमएलए चुनाव जीते, पार्लियामेंट्री हाउस में जाके वो लोग बैठे भी, लेकिन वो लोग केवल एक तरीके से कठपुतली थे, उनके पास कोई अपना पावर नहीं था। हालांकि रूल अभी भी कौन कर रहा था, जनरल परवेज मुशर्रफ। अच्छा, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को लोगों ने चुना था, नहीं चुना था। अब जिसको लोगों ने नहीं चुना है वही पूरा रूल कर रहा है, और जिसको लोगों ने चुना है उसके पास तो कोई पावर ही नहीं रहने दिया। ठीक है, उसके बाद दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और वो लोग जो है ना फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते थे। जैसे पार्लियामेंट्री हाउस में आप बैठे हुए हैं तो आप केवल एसी का हवा खाने के लिए तो नहीं बैठे हैं, आपको क्या करना पड़ता है, उसमें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के समस्याओं को दूर करना पड़ता है, नए नए रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं। लेकिन ये लोग बेचारे पार्लियामेंट्री हाउस में चुपचाप जाते थे, बैठते थे और बैठ के घर आ जाते थे। ठीक है, इनके पास कोई अपना पावर नहीं था और ये लोग अपना कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ आर्मी ऑफिशियल्स एंड विथ जनरल परवेज मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो सबसे फाइनल पावर था, हाँ, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट्री में कोई नियम बना, उसको पालन करवाने का काम किसका है, सारे मेंबर का। यदि सारे मेंबर का सहमति है तो वो नियम कानून पास हो जाता है। लेकिन वो लोग नियम बना भी दिया, लेकिन जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ उसको परमिशन नहीं देगा, आर्मी का बड़ा बड़ा जो मिलिट्री ऑफिसर होता था वो लोग परमिशन नहीं देता था, तब तक कोई नियम कानून पास होता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों को, जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी के बड़े बड़े लीडर को, क्या लोगों ने चुना है?
नहीं, लोगों ने नहीं चुना है, फिर भी बात उन्हीं का चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज, और ऐसा जो है बहुत अलग अलग डिक्टेटरशिप में भी और मोनार्की में भी होता है ना। डिक्टेटरशिप में तो जो मिलिट्री का हेड होता है वही अपना सब सारा डिसीजन लेता है, क्या वो आम जनता से जाके पूछता है? क्या नहीं पूछता है। और मोनार्की में तो आपको मालूम ही है, राजा जो चाह दिया वो तो होना ही है। ठीक है, उसके बाद फिर दे नॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उस समय पे जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट हाउस जो था, वो एक तरीके से बस बिल्डिंग के तौर पे था। लोग वहाँ मेंबर वहाँ पे जाते थे, बैठते थे, बैठ के फिर घर वापस आ जाते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो था वो अभी भी परवेज मुशर्रफ के हाथ में और मिलिट्री के बड़े बड़े लीडर के हाथ में था। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद अब सबसे लास्ट में दिया हुआ है डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर्स। जरा देखिए, सोचिए, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर पहले ये पॉइंट बता देता, पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता उतना। नहीं, पाकिस्तान के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान में पहले क्या सिस्टम चलता था, है ना। तो इतना आपने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा और सबसे लास्ट में दिया हुआ है पाकिस्तान के स्टोरी के द्वारा एक फीचर्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, सो द फर्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पहला डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या बताया गया? पहला फीचर्स डेमोक्रेसी का ये बताया गया कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो किसके हाथ में होना चाहिए? उसके हाथ में होना चाहिए जिनको लोगों ने चुना है। लेकिन यहाँ पे तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर तो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था, आर्मी के बड़े लीडर के पास था, और उन दोनों को लोगों ने चुना ही नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का केस पढ़ने से हम लोगों को ये मालूम चल गया कि भाई डेमोक्रेसी है तो कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो इलेक्टेड लीडर के हाथ में होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर्स। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, उसके बाद है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये हमारा नेक्स्ट छोटा वाला टॉपिक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। कोई डाउट नहीं आता समझने में? चलिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि ये आपका जो था डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर्स मालूम चल गया आपको। उसके बाद जब ये वाला हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसमें भी आपको फीचर्स आपको मालूम चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और अगले वाले क्लास में ये दूसरा वाला जो हमारा फीचर्स है उसको डिस्कस करेंगे।